देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेफ्रॉन, क्योंकि हम पीछे वृक्क की आंतरिक संरचना बाह्य संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं। वृक्क जो होता है, वृक्क के दो पार्ट कॉर्टेक्स और मेडुला, उसके अंदर पिरामिड्स। तो वृक्क के अंदर असंख्य क्या पाई जाती है, छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती है, और उन नलिकाओं को क्या कहा जाता है, वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है नेफ्रॉन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की बात करते हैं। तो नेफ्रॉन जो होता है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं उसके बारे में अपन देखते हैं एक बार। नेफ्रॉन के भाग लिखता हूँ मैं पहले, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे। तो नेफ्रॉन जो है, पहला जो भाग है इसका मेलपीगी काय, मेलपीगी काय, मेलपीगी काय। दूसरा अगर भाग लिखते हैं इसका, तो पहला जो भाग था वो कौन सा भाग था, मेलपीगी काय। और दूसरा जो है मेलपीगी काय जो है, इसमें दो भाग आएंगे, एक आता है बोमन संपुट, और दूसरा भाग जो आएगा वो आएगा ग्लोमेरुलस। ये दो भाग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मेलपीगी काय का निर्माण करते हैं। उसके बाद में आती है समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका। उसके बाद में तीसरा जो भाग आएगा वो आएगा हेनले का लूप, हेनले का लूप। और हेनले के लूप के बाद में जो भाग है वो कौन सा है, दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका। और जो पांचवा नेक्स्ट जो भाग है दूरस्थ कुंडलित नलिका जो है, ये कहाँ खुलते हैं, ये खुलेंगे जो संग्रह नलिका जो होती है, नलिका। तो ये भाग हो गए किसके, नेफ्रॉन के। तो नेफ्रॉन की संरचना की अगर अपन बात करते हैं, तो नेफ्रॉन जो होता है, इसका जो सबसे पहला भाग जो होता है वो कौन सा भाग है, यहाँ पर कपनुमा संरचना होती है। एक कपनुमा भाग है यहाँ पर, इसमें दो भित्तियाँ पाई जाती है, एक बाह्य भित्ति और एक आंतरिक भित्ति होती है। उसके बाद में दूसरा सेकंड भाग जो है वो क्या होगा, कुंडलित होगा। इस तरीके से। और तीसरा भाग जो है ये यू आकार की क्या होती है, नलिका होती है। इसकी ये भुजा जो है डिसेंडिंग, और जो असेंडिंग भुजा जो है लूप ऑफ हेनले की वो क्या होती है, इसकी तुलना में चौड़ी होती है। और ये जो है उसके बाद में ये वापस क्या हो जाती है, यहाँ से सक्रिय होकर ये जो बनाती है, ये क्या बनाती है, यहाँ पर वापिस एक कुंडलित नलिका जो है उसका क्या करती है, निर्माण करती है इस तरीके से। और उसके बाद में ये जो जाके खुलती है, ये खुलती है किसमें, संग्रह नलिका में। ये कहाँ खुलती है,
जो संग्रह नलिका जिसमें बहुत सारे क्या खुलते हैं, हेनले के लूप आके खुलते हैं। इस तरीके से अब देखो इसका ये जो पार्ट है, ये यहाँ पर इसको अगर अपन दो भागों में बांट सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से। तो अपन ने जो वृक्क जो थे उस वृक्क के कितने भाग थे, कॉर्टेक्स भाग था और एक मेडुला भाग था। जब अपन ने वृक्क की संरचना की बात की थी तो वृक्क का जो बाहरी भाग जो होता है वो कॉर्टेक्स भाग कहलाता है। उस कॉर्टेक्स भाग में कौन कौन से भाग होंगे, मेलपीगी काय, समीपस्थ कुंडली नलिका और दूरस्थ कुंडली नलिका, ये तीनों भाग जो हैं ये तो कहाँ पाए जाते हैं, वृक्क के कॉर्टेक्स भाग में। तो मैंने ये जो डायग्राम बनाया है, ये जो लाइन जो है ये किसको बता रही है, ये जो भाग है ये तो किसको बताएगा, यहाँ पर कॉर्टेक्स को। तो अब ये भाग जो है वृक्क का ये तो क्या है, कॉर्टेक्स। ये तो क्या है, कॉर्टेक्स। और ये भाग जो है ये किसको बताएगा, मेडुला। तो अब देखो यहाँ पर ये जो भाग है ये तो क्या है, बोमन संपुट। ये जो भाग है ये कहलाता है समीपस्थ कुंडली नलिका। और ये भाग जो है यू आकार की नलिका ये कहलाती है हेनले का लूप। हेनले के लूप की दो भुजाएं जो नीचे की तरफ आ रही है, ये भुजा जिसमें प्रवाह जो होता है वो नीचे की तरफ होगा, तो ये भुजा कहलाती है डिसेंडिंग या अवरोही भुजा। और ये जो है ये जो ऊपर जाएगा इसमें, तो ये भुजा जो है ये कहलाएगी आरोही भुजा। और उसके बाद में ये जो है ये क्या है, दूरस्थ कुंडली नलिका, क्योंकि इन दोनों की स्थिति किसके आधार पर है, जो बोमन संपुट के पास है उसे समीपस्थ कुंडली नलिका और जो दूर है उसे दूरस्थ कुंडली नलिका। तो ये है दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो ये भाग किसके हो गए, जो नेफ्रॉन जो है। उसके बाद में देखो ये जो है इस बोमन संपुट की जो गुहा है, इस बोमन संपुट की गुहा में दो रक्त वाहिनियाँ जो है, दो केशिकाएं जो है वो रक्त लेकर आती है, एक रक्त लेकर जाती है। तो एक रक्त वाहिनी जो है ये रक्त को क्या करेगी, लेके आएगी, और ये क्या करेगी, रक्त को लेके आती है। उसके बाद में ये जो है अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। यहाँ पर इस तरीके से छोटी छोटी क्या बनती हैं, शाखाएं बनती है इसकी, जिसके कारण, और ये सभी शाखाएं जो हैं ये मिलकर क्या बनती हैं, एक अन्य नलिका का क्या कर देती है, निर्माण करती हैं। और ये जो नलिका है इसका व्यास जो है वो किसकी तुलना में, इसकी तुलना में क्या होगा, कम होगा। इस तरीके से क्या बन जाती है, एक संरचना बन जाती है। तो ये जो है ये तो रक्त को लेके आती है, तो ये तो कहलाती है एफेरेंट धमनिका। और ये रक्त को लेके जाती है तो ये कहलाती है इफेरेंट धमनिका। इफेरेंट धमनिका। और ये जो संरचना बनी, जो केशिकाओं का गुच्छा बना, यहाँ पर रक्त केशिकाओं का एक गुच्छे का निर्माण हो जाता है, तो इस गुच्छे को कहा जाता है ग्लोमेरुलस। क्या कहा जाता है,
ग्लोमेरुलस, ये क्या कहलाएगा? ग्लोमेरुलस कहलाता है। तो यहाँ पर जो है बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस जो है उसको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? मेलपीगी काय कहा जाता है। तो दोनों मिलकर किसका निर्माण कर देंगे? यहाँ पर मेलपीगी काय का निर्माण करते हैं। तो ये तो इसकी क्या हो गई? संरचना। अब अपन इसकी और बात करते हैं। बोमन संपुट जो है इसको और थोड़ा सा तो देखो यहाँ पर बोमन संपुट जो है अगर देखते हैं यहाँ पर बोमन संपुट एक कपनुमा संरचना है। इस तरीके से ये जो भाग है अपन बात कर रहे हैं बोमन संपुट की यहाँ पर। तो ये कपनुमा भाग है। बोमन संपुट जो है इसमें दो वॉल पाई जाती हैं, दो भित्तियाँ पाई जाती हैं। ये होती है एक आंतरिक भित्ति, ये तो क्या कहलाएगी? आंतरिक भित्ति। ये जो है इसको कहा जाता है विसरल वॉल। और ये जो है दूसरी जो है ये कहलाती है बाह्य भित्ति, ये कहलाती है पैराइटल वॉल। अब देखो यहाँ पर इनकी जो कोशिकाओं की बनावट जो होती है उसमें भी अंतर होता है। जो विसरल वॉल जो होती है ये बंधी होती है किससे? पोडोसाइट प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं इसमें? पोडोसाइट कोशिकाएं होती हैं। और ये पोडोसाइट कोशिकाएं जो होती हैं इसमें क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं। तो ये जो कोशिकाएं इस तरीके की होती है, यहाँ पर इस तरीके के क्या पाए जाते हैं? उभार पाए जाते हैं। ये पोडोसाइट कोशिकाएं होती हैं। तो और पोडोसाइट कोशिकाओं की जो व्यवस्था जो होगी यहाँ पर, तो ये जो दीवार होती है ये कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बनी होगी? यहाँ पर पोडोसाइट कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर ये कोशिकाएं जो होती हैं इस तरीके से, और इन कोशिकाओं के बीच में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं के बीच में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इस तरीके से। तो ये कौन सी कोशिकाएं हैं? आंतरिक स्तर जो है वो बना हुआ है, ये आंतरिक स्तर है। और कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? पोडोसाइट प्रकार की कोशिकाएं। इन कोशिकाओं के बीच में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। और इन छिद्रों को क्या कहा जाता है? ये है छिद्र। ये क्या है? छिद्र। और अब देखो यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस जो है उसकी वॉल, यहाँ पर एक वॉल और पाई जाती है इनके ऊपर, जिसको बेसमेंट झिल्ली कहा जाता है। ये इस तरीके से एक झिल्ली पाई जाती है जिसको क्या कहा जाएगा? बेसमेंट झिल्ली। और इस बेसमेंट झिल्ली के ऊपर कौन पाया जाता है? जो ग्लोमेरुलस जो होता है, उस ग्लोमेरुलस की कोशिकाएं पाई जाती है जिनको
एंडोथीलियम कोशिकाएं होती हैं। और वो एंडोथीलियम कोशिकाएं इस तरीके से क्या होती है, यहाँ पर व्यवस्थित होती हैं। तो इनके कारण भी क्या बन जाते हैं, तो ये एंडोथीलियम कोशिकाएं किसकी हैं, ये ग्लोमेरुलस की। तो ये जो कोशिकाएं हैं ये क्या है, ग्लोमेरुलस की कोशिकाएं, ग्लोमेरुलस की कोशिकाएं। और ये होती है एंडोथीलियम कोशिकाएं। और इन कोशिकाओं के बीच में भी क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। और इन छिद्रों को क्या कहा जाता है, फेनेस्ट्रा। क्या कहा जाता है, फेनेस्ट्रा। जो ग्लोमेरुलस की जो कोशिकाएं हैं उनमें भी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें फेनेस्ट्रा कहा जाता है। और ये तीनों चीज मिलकर क्या बनाते हैं, ये जो फिल्ट्रेशन झिल्ली का निर्माण करते हैं, निस्यंदन झिल्ली जो है, क्योंकि बोमन संपुट जो है, ग्लोमेरुलस जो है, उसमें मूत्र निर्माण की जो क्रिया विधि होती है, उस क्रिया विधि का जो पहला पद आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि रक्त जो है, उस रक्त को किसके द्वारा, बोमन संपुट की दीवार के द्वारा और ग्लोमेरुलस की भित्तियों के द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा छाना जाता है। उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम कौन करेगी, ये तीनों झिल्लियाँ। कौन कौन सी, ये तो ग्लोमेरुलस की कोशिकाएं हैं, जो कौन सी एंडोथीलियम कोशिकाएं, उसके बाद में बेसमेंट झिल्ली है, और उसके बाद में पोडोसाइट कोशिकाएं हैं। तो ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करती है, ये बेस वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन झिल्ली का निर्माण, निस्यंदन झिल्ली का निर्माण करती है। उसके बाद में ये छनित्र कहाँ आएगा, ये जो है ये क्या कहलाएगी, बोमन संपुट की गुहा। ये क्या कहलाएगी, बोमन संपुट की गुहा। तो ये बोमन संपुट की गुहा है। और उसके बाद में यहाँ पर जो बाह्य भित्ति जो है, जो बाह्य भित्ति कौन सी, पैराइटल वॉल जिसको कहा जाता है, ये किसकी द्वारा बनी होती है, एक्वामस एपिथेलियम जो होता है, ये एक्वामस कोशिकाएं जो होती है उनके द्वारा बनी होती है, एक्वामस एपिथेलियम जो है उसके द्वारा क्या होती है, कोशिकाओं के द्वारा बाह्य भित्ति बनी होती है। तो बाह्य भित्ति की जो कोशिकाएं होती है वो इस तरीके से क्या होंगी, यहाँ पर चपटी होती हैं, ये कोशिकाएं सिंपल कोशिकाएं होती हैं और ये चपटी कोशिकाएं होती हैं। तो इस तरीके से किसका निर्माण होता है, बोमन संपुट का क्या होता है, निर्माण होता है। और इस बोमन संपुट में कौन, ग्लोमेरुलस जो है, कौन पाया जाता है यहाँ पर, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में कौन होती है, एक एफेरेंट धमनिका जो रक्त को लेकर आती है। एफेरेंट धमनिका जो है ये क्या होती है कि इफेरेंट धमनी की तुलना में क्या होगी, यहाँ पर चौड़ी होती है। जो इसकी वॉल जो यहाँ का छिद्र जो होता है वो क्या होता है, चौड़ा होता है। क्यों, क्योंकि जैसे ये रक्त को लाएगा, अब ये सक्रिय होती है, सक्रिय होने के कारण इसमें रक्त ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा आएगा तो इसमें आगे रक्त जो है वो क्या जाएगा, कम जाएगा। और कम जाने के कारण इस एरिया जो है ग्लोमेरुलस पर क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा रक्त का। और उस दबाव के कारण रक्त जो है छनकर कहाँ आ जाएगा, छनित्र जो है वो कहाँ जाएगा, इस बोमन संपुट की गुहा में आएगा, नहीं आएगा। तो एफेरेंट धमनिका जो होती है वो चौड़ी होती है, इफेरेंट धमनिका जो है वो क्या होती है, सक्रिय होती है, जिसके कारण एफेरेंट धमनिका जो है इसमें जो रक्त आता है वो तो कम प्रेशर पे आता है और ज़्यादा रक्त आता है, परंतु इफेरेंट धमनिका में रक्त जो है अधिक प्रेशर से जाएगा और कम रक्त जाएगा, जिसके कारण ग्लोमेरुलस जो है उसकी कोशिकाओं के ऊपर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है। और उस दबाव के कारण रक्त छनकर कहाँ आ जाता है, बोमन संपुट की गुहा में, अर्थात जो छनित्र जो है वो कहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ पर। अर्थात इसमें मिनरल्स भी होंगे, ग्लूकोज भी होगा, अमीनो अम्ल भी होंगे, वो छनकर कहाँ पहुँच जाते हैं, बोमन संपुट की गुहा में पहुँच जाते हैं। क्लियर। तो ये क्या था, इसकी संरचना जो थी किसकी, नेफ्रॉन की संरचना का जो कौन सा पार्ट है, बोमन संपुट जो है वो अपना क्लियर है। बोमन संपुट में कौन कौन से, मेलपीगिकाएं किसे कहा जाता है कि बोमन संपुट और
किसको मिला के, ग्लोमेरुलस को मिला के क्या कहा जाएगा, मेलपीगी काय कहा जाता है। बोमन संपुट एक कप या प्यालेनुमा भाग होता है जिसमें दो वॉल होती हैं। बाहरी जो आंतरिक वॉल होती है उसे विसरल वॉल कहा जाता है, बाहरी वॉल को पैराइटल वॉल कहा जाता है। आंतरिक वॉल की कोशिकाएं जो होती हैं वो पोडोसाइट कोशिकाएं होती हैं, और जो बाह्य वॉल की जो कोशिकाएं होती हैं वो कौन सी कोशिकाएं होती हैं, एक्वामस एपिथेलियम या सिंपल जो ऊतक होते हैं उसकी बनी होती हैं। क्लियर। तो ये था बोमन संपुट। उसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो अपना आएगा समीपस्थ कुंडलित नलिका।